नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम तीरथ सिंह रावत लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज सीएम हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जाएंगे, जहां पर पहले रुद्रपुर में जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद जिले के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और दिशा निर्देश भी देंगे। रुद्रपुर से सीएम 2 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वो मेला और बाबा बर्फानी हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम के हाथों होना है। तो आज एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले का दौरा करेंगे, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का बारीकी से निरीक्षण करेंगे, डॉक्टर से बातचीत करेंगे, तीमारदारों और मरीजों से भी वो संवाद कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिल रही हैं उसके बारे में फीडबैक भी ले सकते हैं। उत्तराखंड में कोरोना केस में रिकॉर्ड कमी आई है। गुरुवार को कोरोना के सिर्फ 589 नए केस आए और 24 घंटे में कोविड से 31 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 3,354 मरीज कोविड से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव केस घटकर 22,500 हो गए हैं। नए केस की बात करें तो देहरादून में 136, हरिद्वार में 104 नए केस, नैनीताल में 75, ऊधम सिंह नगर में 70 केस, अल्मोड़ा में 46 केस, बागेश्वर में 17, चमोली में 59, चंपावत में 2 केस, जबकि पौड़ी में 12, टिहरी में 21, उत्तरकाशी में 21 नए कोरोना केस मिले हैं। इसी तरह से पिथौरागढ़ में 22 और रुद्रप्रयाग में 13 नए मामले सामने आए। कोरोना के प्रदेश में केस कम हो रहे हैं और व्यापारी कर्फ्यू में राहत देने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार का यह कहना है कि सरकार रोज आने वाले आंकड़ों का विश्लेषण कर रही है और ब्लॉक और तहसील लेवल तक हालात को देखा जा रहा है। 8 जून तक आंकड़े कम हुए तो हर ब्लॉक और तहसील में केस देखते हुए कर्फ्यू हटाने पर विचार किया जाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान सरकार को हुआ। सरकार के राजस्व प्राप्तियां लगातार घटती जा रही हैं। इसके बावजूद केवल आम आदमी के जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए। और मैंने व्यापारी भाइयों से कहा भी था कि ये मत भूलिए कि जब पहला लॉकडाउन देश में लगा था तो पूरे देश में कुल 543 संक्रमित लोग थे। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, कोविड के केसेस लगातार कम हो रहे हैं, यही कारण है कि व्यापारियों की तरफ से मांग की जा रही कि कर्फ्यू में ढील दी जाए और सरकार भी इस पर विचार कर रही है कि अगर 8 जून के बाद हालात सामान्य होते हैं तो ऐसा किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल अमित। सरकार कल मुख्यमंत्री ने सभी डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम से बातचीत की है और सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि तहसील और ब्लॉक लेवल पर देखा जा रहा है कि कोविड पेशेंट्स कितने हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट्स को खोलने की बात आएगी तो फिर यह भी देखा जाएगा कि ब्लॉक और तहसील लेवल पर कोविड पेशेंट जहां ज्यादा होंगे उन ब्लॉक या तहसील को नहीं फिलहाल खोला जाएगा, लेकिन जो बाकी तहसील या ब्लॉक्स होंगे जहां पर केसेस 0 होंगे उनको खोला जाएगा। इस बात पर विचार इस वक्त चल रहा है सरकार में और रिपोर्ट मांगी गई है सभी डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम से कि आप अपने यहाँ तहसील और ब्लॉक लेवल पर बताइए कि कितने कितने कोविड पेशेंट्स हैं। वहीं मुख्यमंत्री आज खुद दौरा करने वाले हैं हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर का, और ये वो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और देहरादून को भी मिला दिया जाए तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट थे जहां सबसे ज्यादा केसेस थे। लेकिन 26 मई की शाम जब 7 बजे यहाँ कर्फ्यू लगा था और आज लगभग 40 से ज्यादा दिन का वक्त हो चुका है, यहाँ पर केसेस में खासी कमी आई और कल सिर्फ 500 के आसपास केसेस उत्तराखंड में आए। यानी सरकार के लिए राहत जरूर है, लेकिन सरकार इसके बावजूद चाहती है कि कहीं पर भी संक्रमण फैलने की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए ब्लॉक और तहसील लेवल पर चेक की जा रही है। यहाँ पर केसेस को चेक किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री का कहना है कि हम इस लेवल पर चेक करके आगे फैसला लेंगे। अमित, अभी दीपांकर, तीसरी लहर की आशंका भी है। क्या यह भी एक कारण है कि सरकार के मन में ऊहापोह की स्थिति है कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी ढील दी जाए, उसके बाद लोग बेपरवाह हो जाएं, लापरवाह हो जाएं और तीसरी लहर की चपेट में आ जाए राज्य? अब बिल्कुल इसी बात का डर सरकार को है कि जो बात व्यापारी कह रहे हैं कि लगा तुरंत दुकानें खोली जाएं, सरकार का कहना है कि वो खुद सरकार को इसमें करोड़ों का घाटा हो रहा है। ऐसे में व्यापारी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर तीसरी लहर का कारण इस तरह की स्थितियां बनी तो फिर सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। आप देख रहे हैं कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में केसेस बहुत कम है, आज की तारीख में एक्टिव केसेस भी बहुत कम है और हरिद्वार वो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का इस वक्त जहां संक्रमण की दर सबसे कम 2.5% के आसपास की है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री का वहां का दौरा करना, ऊधम सिंह नगर का दौरा करना, केसेस कम होने के बावजूद ये साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि चुनावी साल में इस तरह का बड़ा मुद्दा कोरोना बने और आगे स्थितियां और बिगड़े। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपांकर और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
40,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबे उत्तराखंड को कर्मचारियों की सैलरी तक देने के लिए एक बार फिर से लोन का सहारा लेना पड़ सकता है। कोरोना के चलते वित्तीय वर्ष के शुरुआती 2 महीनों में ही राज्य को बड़ा झटका लगा है। अप्रैल और मई में राज्य को करीब 1100 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। कोरोना की दूसरी लहर ने चौतरफा हमला किया। तेजी से फैले संक्रमण और फिर कर्फ्यू के चलते राज्य की आर्थिकी चरमरा गई। पर्यटन, परिवहन, आबकारी, फॉरेस्ट, माइनिंग जैसे कमाऊ सेक्टर में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गई। सरकार के मोटे अनुमान के मुताबिक अप्रैल में राज्य को जहां 300 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ, तो कोरोना के पीक पकड़ने के कारण अकेले मई में ही 800 करोड़ के आसपास नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। 2 माह में थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में लॉस हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल में भी हमें करीब 200-300 करोड़ के आसपास लॉस हुआ है। मई माह में चूंकि सब्सटैंशियल एक्टिविटी बंद रही है, सो हमारे एक्साइज में भी हमें काफ़ी लॉसेस हुए हैं। इसी प्रकार से परिवहन में, फॉरेस्ट में, माइनिंग में हमारा वैट के माध्यम से भी लॉसेस हुए हैं। सरकार के सामने अब चुनौती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है। हालात ये हैं कि मंदी की मार झेल रहे कई सेक्टर से अब सरकार पर राहत पैकेज का दबाव भी बढ़ने लगा है। परिवहन जैसे कई विभागों में सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में सरकार अब लोन लेने के विकल्प तलाश रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिवाइज बोरोइंग कैलेंडर है फर्स्ट 9 मंथ्स का, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5,500 करोड़ का हमें सैंक्शन दिया है। सो उस सीमा तक हम लोग बोरो कर सकते हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगी विकास के कार्यों के लिए या इत्यादि अन्य कार्यों के लिए, हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर्स के लिए, तो राज्य सरकार फिर अकॉर्डिंगली बोरो करेगी। सरकार दोहरे संकट में है। एक और इनकम जीरो है, राजकोष खाली है, कारोबारियों को राहत का दबाव है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन से लेकर तीसरी लहर की चुनौती अलग है। ऐसे में आगे हालात और बुरे नजर आ रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और अब खबर देहरादून से, जहां पर वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर कांग्रेस राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगी। पार्टी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के जरिए ज्ञापन भेजने वाली है। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस के नेता राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहेंगे। 11:30 बजे ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा जाएगा, जो कि राष्ट्रपति के नाम होगा। उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत सरकार ने पत्रकारों के लिए बड़ा फैसला किया है। कोविड के दौरान जान गंवाने वाले पत्रकारों को मदद का ऐलान किया गया है। कोविड से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। अब तक 18 पत्रकारों के परिवारों को 90 लाख रुपए की धनराशि देने का ऐलान किया भी जा चुका है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इसे मंजूरी दी है। ये मदद पत्रकार कल्याण कोष के तहत दी जाएगी, जिसके लिए कमेटी बनाई गई थी और कमेटी के सुझावों के बाद 18 दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को 90 लाख रुपए दिए जाने की मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा जिन दिवंगत पत्रकारों के आवेदन नहीं आए हैं और जिनके कागजात पूरे नहीं हैं, उन्हें भी जल्द ही काम पूरा करके मदद देने का ऐलान किया जाएगा। राज्य के करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के फ्री इलाज के लिए गोल्डन कार्ड बनाए गए, लेकिन कोविड काल में ही गोल्डन कार्ड कर्मचारियों के किसी काम नहीं आए। ऐसे में अब चुनावी साल में प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स योजना में ही संशोधन की मांग पर अड़े हुए हैं। जनवरी 2021 से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स के लिए सरकार ने गोल्डन कार्ड बनवाए, जिसमें राज्य सरकार के चयनित 90 प्राइवेट और 100 सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों पेंशनर्स का फ्री में इलाज होना है, जिसके लिए तकरीबन 7,000 रुपए सालाना सैलरी और पेंशन से अंशदान भी कटता है। मगर कोविड काल में कर्मचारियों का कहना है कि कार्ड का फायदा अस्पताल नहीं दे रहे। योजना में कई ऐसे पेच है कि फाइल ही पास नहीं होती और अस्पताल इलाज का खर्च नहीं उठाते। जनवरी से ये लगातार पैसा इसका कट रहा है। हम लोगों का सजेशन ये है कि जब तक ये योजना संशोधन के साथ धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं होती है, तब तक इसके अंशदान की कटौती को रोका जाए। जिस सोच के साथ कर्मचारी ने इस योजना का स्वागत किया था, वैसा धरातल पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। कोविड में ही हमारे कई साथी जो हैं वो जिनका देहांत हो गया है, उनको कहीं भी जो है इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। बहुत कम ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने इसका लाभ ले पाए हैं। हालांकि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अपने दावे हैं। उनका कहना है कि 3,000 से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज हुआ और सरकारी कर्मचारियों को हो रही दिक्कतों को सुलझाया जाएगा। उनकी अपनी कठिनाइयां हैं और कुछ वो और इसमें अधिक सुविधाएं चाहते हैं, जिसके संबंध में
शासन स्तर पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा। देखिए, उसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण करने के बाद जो भी व्यवहारिकता की दृष्टि से उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स के 10 लाख गोल्डन कार्ड तो बन गए, लेकिन जब इतनी बड़ी महामारी में ही कार्ड का फायदा नहीं मिला तो फिर सैलरी से पैसे कटने का क्या औचित्य है? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इन दिनों दिल्ली एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। पोस्ट कोविड सिम्टम्स के बाद निशंक को एम्स में भर्ती करवाया गया था और इस बीच उनकी बेटी आरुषि निशंक ने अपने पिता के लिए एक भावुक कविता सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। आरुषि ने कविता शेयर की है और बचपन की यादों का जिक्र किया, साथ ही अपने पिता और देश के शिक्षा मंत्री की जल्द ठीक होकर घर आने की कामना की है। आप हर बार तोड़ देते थे मेरी चुप्पी, आज जब आप चुप बैठे हैं तो आइसोलेशन की राय ने बांध दी है मेरी मुट्ठी। बचपन में मेरे रिपोर्ट कार्ड पर दिल में आपके जैसे होती थी दुखदुखी, आज जब आपका ब्लड टेस्ट आता है मेरी सांस चल चल कर रुकती है। आपका वो डांटना हर बार जब मैं खाना खाने फ़ोन में गुम हो जाती थी, मेरी चट्टान ज़रूरी आज थोड़ी शांत है, पर हर पत्थर ने जिससे ताकत ली वो आप हैं। निशंक वो सूरज है जिसने हर दिशा जलकर कभी न खोई अपनी कांति ताप है। जीती आपने बहुत सी बड़ी जंग है, ये तो महज छोटी सी लड़ाई है। आप तो योद्धा हैं हर उस व्यक्ति के, अब की बार कोविड पर हमारी चढ़ाई है। कर्मा हर बार लौट कर है आता, सब लोग ऐसा कहा करते थे। आज जब बात नहीं सुनते मेरी तो याद वो बातें आती हैं जो हम अनसुना करते थे। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, ये मैंने अपने जीवन में आपसे सीखा है। दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक हैं आप, हर संघर्ष आपके सामने फीका है। जल्दी घर लौट कर आइए। अगर आप डिजिटल पत्रकार बनना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि नेटवर्क 18 आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। क्या आप डिजिटल पत्रकारिता में रुचि रखते हैं और लीक से हटकर काम करना चाहते हैं? तो देश के सबसे बड़े मीडिया समूह नेटवर्क 18 का प्रादेशिक न्यूज चैनल न्यूज 18 उत्तराखंड ये मौका आपके लिए लाया है। कुछ चुनिंदा जगहों के लिए हमें डिजिटल वीडियो पत्रकार चाहिए। अगर आप चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून मसूरी सेंटर, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर सेंटर, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आपको मोबाइल से वीडियो बनाना आता हो, कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट दिखते हो, खबर के बारे में विजुअली सोचने में सक्षम है, लीक से हटकर खबरों के बारे में सोचते हो, तय समय सीमा में प्रभावी और तेज काम करने की क्षमता है, सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर सक्रिय रहते हो, हिंदी के अलावा अंग्रेजी की समझ और स्थानीय बोली का ज्ञान हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन से पहले ध्यान दें, आपकी उम्र 32 साल से कम हो, किसी भी विषय में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एक स्मार्टफोन और लैपटॉप भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये सभी जरूरी योग्यताएं हैं तो आप www.news18.com/local18 पर तुरंत आवेदन कीजिए। चुने गए युवाओं को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के लिए संपर्क किया जाएगा। 5 जून 2021 को शाम 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में 12 दिन तक सुबह की पूजा सही वक्त पर नहीं हुई और इस बात ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि बोर्ड के आदेश परंपरा पर भारी पड़ रहे हैं, इसलिए यात्रा से पहले बोर्ड हर हाल में भंग होना चाहिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के धाम बद्रीनाथ में 12 दिन की पूजा सुबह सही वक्त पर नहीं हुई। इसी बात ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी परंपरा से खिलवाड़ कर रहे हैं और जो पूजा दशकों से सुबह 4:30 बजे शुरू होती है वो कोविड SOP के नाम पर 19 से 30 मई तक सुबह 7 बजे हुई और जब विवाद बढ़ा तो फिर पुराने समय पर पूजा शुरू कर दी गई। और अब तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि इस बार यात्रा शुरू होने से पहले बोर्ड भंग होना चाहिए। बोर्ड हमारा एकमात्र जो एजेंडा है, एकमात्र मांग जो है हमारी मांग ये है कि
चारधाम देवस्थानम बोर्ड भंग किया जाए, तुरंत भंग कर दिया जाए और पूर्व की स्थिति जो 27 नवंबर 2019 को जो स्थिति थी इनके कैबिनेट में आने से पहले, उसको बहाल किया जाए। देवस्थानम बोर्ड का फैसला नवंबर 2019 में त्रिवेंद्र सरकार ने किया था और तभी से ये विवादों में है। कांग्रेस का कहना है परंपरा से खिलवाड़ बंद होना चाहिए और सरकार को पिछली सरकार का फैसला पलटना चाहिए। वहीं सरकार भी पुनर्विचार की बात कह रही है। मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं उनको निरस्त करते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। तत्काल प्रभाव से जो श्राइन बोर्ड का गठन हुआ है, कोई भी निर्णय मुख्यमंत्री ने बहुत पहले कह चुके हैं कि देवस्थानम बोर्ड पर सरकार पुनर्विचार करेगी, तो पुनर्विचार जब सरकार का होगा तो निर्णय ले लिया जाएगा। साफ है, बद्रीनाथ धाम में सुबह की पूजा में देरी ने तीर्थ पुरोहितों को सवाल उठाने का मौका दे दिया और अब सरकार के सामने चुनौती बोर्ड का भविष्य तय करने की है, क्योंकि कांग्रेस 2022 में सत्ता में वापसी के साथ बोर्ड भंग करने का वादा तीर्थ पुरोहितों से पहले ही कर चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।